अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। JNS पब्लिक स्कूल, गोपालपुर, श्यामपुर, सीवान। एडमिशन ओपन। क्लास नर्सरी टू क्लास 8, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, साइंस लैब की विशेष व्यवस्था। Co-curricular activities on every Saturday. Well-trained and qualified teachers. Best transport facilities for students and staffs. School is under the observation of CCTV. Principal Abhishek Kumar Singh. Mobile 9934444040. नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ, या यूँ कहें कि एक नई डिबेट के साथ, एक नई चर्चा के साथ आपके सामने मौजूद हैं। और आज जिस मुद्दे पे हम चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा है अग्निवीर का, और जिसको लेकर के पूरे देश में एक बवाल सा मचा हुआ है। अब देखना है कि ये बवाल कब शांत होगा। हालांकि इस बवाल ने देश को बहुत भारी क्षति पहुंचाई है, जिसका कहीं से भी किसी भी व्यक्ति द्वारा समर्थन नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल एक निंदनीय कार्य है। आंदोलन होना चाहिए, ये लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इस कीमत पे नहीं कि हम अपनी ही संपत्ति को खाक कर दें। हालांकि ये मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है, देश की रक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और देश के भविष्य जो कर्णधार हैं उनके भविष्य से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इस मुद्दे पे हम हमारे साथ अभी चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं अभिषेक कुमार सिंह जी, जो ये अपना परिचय खुद देंगे। ये भी नेशनल कैडेट से जुड़े हुए हैं। इनको बुलाने का मकसद ये है कि जब इनके नेशनल कैडेट वगैरह में ये जब लड़के जब जाते हैं एक खाकी वर्दी पहन के, जब वो सड़क पे या कहीं भी कार्य करने जाते हैं तो उनको एक एहसास होता है कि वो भी इस देश की सुरक्षा में लगे उस सेना के एक अंग हैं, और उन्हें बड़ा गर्व होता है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के कि क्या वाकई आने वाला भविष्य जो है उन जो अग्निवीर कहा जा रहा है, क्या उनका भविष्य अंधकारमय है। तो ये सारे मुद्दे को लेकर के हम अभिषेक जी के पास बैठे हुए हैं। अभिषेक जी, अभी आपने देखा कि देश में अग्निवीर को लेकर के कई तरह की बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है कि बहुत अच्छा है, कोई कह रहा है कि नहीं, ये सेना के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको क्या लगता है? जी कैलाश जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को, जो ATN न्यूज़ समाज की खरी आवाज़ के चाहने वालों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। और आपने सही कहा, शुरू में जो एक शब्द का इस्तेमाल किया आपने कि अग्निवीर के नाम पे जो देश में बवाल खड़ा किया गया। सबसे पहले थोड़ा सा हम रोकेंगे आपको कि आप अपना एक परिचय दे दें। आप किस नेशनल कैडेट क्या? मैं भारत स्काउट गाइड का जिला मुख्य आयुक्त हूँ। उसी हैसियत से मैं सिवान को देखता हूँ। और आपने जो एक प्रश्न किया, ये स्काउट के बच्चे जो वर्दी पहन के जाते हैं, तो उनके अंदर सही आपने कहा, जो अग्निवीर और स्काउट को एक साथ देखने की ज़रूरत है। ये स्काउट के बच्चे जो हमारे जाते हैं, विभिन्न विद्यालयों से चुने जाते हैं, तो वो जो कार्य करते हैं, उस कार्य के बदले उनको कहीं कुछ पारितोषिक या कोई वेतन या कोई उस तरह की कोई बात नहीं होती। उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है। वो 3 वर्ष का होता है वो कोर्स अपना, और उसके बाद उस सर्टिफिकेट के आधार पर उनको विभिन्न नौकरियों में प्रिविलेज मिलता है। जैसे रेलवेज हुआ या अन्य संस्थाएं हुई, जहां वो जाते हैं तो उस आधार पर उनको जगह पाने में सुविधा मिलती है, वहाँ उनकी मार्किंग की जाती है। तो जस्ट लाइक यही अग्निवीर में है। अग्निवीर हमको लगता है कि जो 4 साल का जो कोर्स है, जो वहाँ हमारे बच्चे 4 साल का कोर्स नहीं है, 6 महीने का कोर्स है, और 4 साल की नौकरी है। 4 वर्ष की जो आपकी नौकरी है, 4 वर्ष की जो आपकी नौकरी है, उस नौकरी में 6 महीने का आपको ट्रेनिंग है। और जो पूर्णकालिक जो कोर्स में लोग जाते हैं वहाँ 9 महीने का ट्रेनिंग होता है, और यहाँ आपको 6 महीना, चूँकि कार्य आपका वो कम हो जा रहा है,
तो उसके बदले में आपको वहाँ से एक अच्छी धनराशि जब आप रिटायर करते हैं वहाँ से तो आपको मिलती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो डिमांड, जो अग्निवीर जो लड़के सड़क पे आए हैं, उनके आंदोलित होने का कारण क्या है, इसको समझना होगा। चूँकि लगातार बहालियाँ रुकी हुई थी, लगातार 3-4 वर्षों से बहालियाँ नहीं हुई, और जो लड़के मेडिकल निकाले हुए हैं, जो लड़के फिजिकल निकाले हुए हैं, वो लड़के अब फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी में थे। अब तो उनका भी नहीं होगा। वो फाइनल एग्जामिनेशन करके सेना में जाने की तैयारी में थे, उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया, जिससे लड़कों में रोष, और स्वाभाविक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से भी मांग करना चाहता हूँ, ये एक ज्वलंत मुद्दा है, और बच्चों के भविष्य के साथ जो बच्चे वो पास कर गए हैं उनको कम से कम लिया जाए, और जो एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है सेना में बहाली की, जो परमानेंट बहाली है, उसको भी अभी साथ में लेकर चलने की जरूरत है। अभिषेक जी, ये तो कहा जा रहा है कल सेना के तीनों अंग के जो प्रमुख हैं वो बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि अब सेना की बहाली जो भी होगी इसी तरीके से होगी, इसी माध्यम से होगी। कैलाश, ये भी शायद पहली बार ही हुआ कि पहली बार सेना के तीनों प्रमुख आके और नीति निर्धारक चीज़ों को सामने रखते हैं सरकार की जगह, तो ये हम लोग को कल पहली बार देखने को मिला। लेकिन उसके बावजूद भी जो जनता की मांग है, जो आम लड़कों की मांग है, उस मांगों अभिषेक से जी थोड़ा सा रोकेंगे आपको। आपने अभी उस चीज़ को कहा कि ये पहली बार हुआ कि सेना के तीनों अंग एक साथ बैठ करके और एक राजनीतिक दल के कार्यक्रम को उन्होंने सामने रखा। इसको क्या मानते हैं आपकी कहीं ना कहीं सेना में भी अब राजनीतिकरण हो रहा है? राजनीतिक दल के कार्यक्रम को नहीं कहेंगे, क्योंकि सरकार है, और सरकार किसी एक राजनीतिक दल की नहीं है, सरकार सबकी है। सरकार के पक्ष को उन्होंने रखा, और ये भी पहली बार ही हुआ। तो वहाँ उनके पास जो फीडबैक आ रहे हैं, वो फीडबैक हमारे और आपके ये क्या माना जाए कि अब सेना का भी राजनीतिकरण शुरू हो चुका है? नहीं, सेना का राजनीतिकरण तो इसको नहीं माना जाएगा, लेकिन ये कदम किस परिप्रेक्ष्य में उठाया गया, इसको समझना होगा। उनके पास क्या फीडबैक है जो हमारे पास नहीं है, आपके पास नहीं है, और वो उस फीडबैक के आधार पर उन्होंने आके पीसी किया, तो उसको समझने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि आपने अभी कहा कि आपके जो स्काउट गाइड के जो बच्चे हैं उनका वो 3 साल का ट्रेनिंग चलता है, लेकिन सेना में बहाली जब आप करते हैं और ये मात्र 6 महीने में आप उसका ट्रेनिंग करवा देते हैं, क्या ये आपको लगता है कि एक परिपक्व सेना जवान बनाना, जो देश के लिए जान देने के लिए, ये तो एक लगता है कि अब आप वो बहाली करने जा रहे हैं जिस तरह से टीचरों का आपने कर रखा है कि जो टीचर हैं अब वो पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं और महीना उठा रहे हैं। तो सेना को तो कम से कम इससे अलग रखना चाहिए। मैंने इसलिए पहले भी कहा कि पूर्णकालिक बहाली जो है उसको भी अभी कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि ये नया चीज़ है। इसको इस तरह समझा जाए, मान लीजिए कोई ईंट भट्टा है, वहाँ अगर ईंट 7 दिन में पक के निकलता है, उसको अगर हम 4 दिन में निकालते हैं तो क्या वो उतनी मजबूती, उतनी गुणवत्ता उसके अंदर होगी? तो जो 9 महीने का चीज़ 6 महीने में कर रहे हैं, तो हमारे कैडेट किस तरह लेते हैं उसको, क्या होता है, तो इसको देखने के लिए, समझने के लिए वक्त ही बताएगा ये। तो इसलिए पूर्णकालिक भी साथ साथ चलना चाहिए, और जो अग्निवीर प्रक्रिया है ये अलग से होनी चाहिए। और लोग जो इसके पक्ष में लोग कह रहे हैं कि भाई एक दल विशेष के लोग ज़्यादा उसको बोल रहे हैं कि बीजेपी, मैं नाम भी ले लेता हूँ कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई ये बहुत अच्छा है, उसको एक 22 साल की उम्र में जब वो लड़का रिटायर होगा तो उसको 24 लाख रुपए मिलेंगे। ये 24 लाख क्या उसके जीवन के लिए पर्याप्त हैं? मैं ये 24 लाख में भी ये 24 लाख है नहीं, ये 23 लाख कुछ है, जिसमें आधा पैसा तो उसका वो मंथली जो काम किया है, वो सरकार ने उसको TDS के रूप में रोका है, वो पैसा है, उसका अपना पैसा है। आधा 11 - 11.5 लाख रुपया सरकार लगा रही है, सरकार दे रही है। तो सिर्फ 11 लाख रुपया दे करके आप उसको रिटायर कर देते हैं। ये यहाँ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जिनके अपने घर शीशे के हो, वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। तो आप ये एहसास अब कहाँ हो रहा है? मैं आ रहा हूँ, वही पे आ रहा हूँ। जब आप नियम और कानून बनाने के लिए बैठे हुए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, आप अपने लिए पेंशन की व्यवस्था किए हैं आजीवन। एक बार 1 दिन के लिए विधायक हो जाए, 1 दिन के लिए MP हो जाए, तो आपका पेंशन अनवरत जारी रहेगा। और जो हमारा आजीवन और उनके बाद उनकी पत्नी का भी। हमारा नौजवान जो देश के लिए जा रहा है, वह कुर्बान भी हो सकता है,
वह अपनी जवानी की कुर्बानी भी दे सकता है, देश की जीवन कुर्बान कर जीवन को कुर्बान कर सकता है। तो उसके परिवार को सिर्फ कुछ लाख रुपयों में समेट के रखना मुझे लगता है कि ये न्यायोचित नहीं है। और हमारा ये कहना है कि अगर आपको पेंशन बंद ही करना है तो पहले उन माननीयों का पेंशन बंद कीजिए जो लगातार अभी विधानसभा का भी पेंशन उठा रहे हैं, राज्यसभा का भी उठा रहे हैं और लोकसभा का भी उठा रहे हैं। एक आदमी 3 पेंशन पेंशन भी उठा रहा है, इस तरह के भी उदाहरण है। तो आप नैतिकता का पाठ पढ़े ना। महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति गया कि मेरा बेटा बहुत चीनी खाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम सप्ताह भर बाद आना, और सप्ताह भर बाद गए तो महात्मा बुद्ध ने कहा बेटा चीनी नहीं खाना चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं है। तो वो बोला कि आप पहले भी ये बोल सकते थे। तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि मैं खुद चीनी खाता था, इसलिए मैं इसको कैसे मना करता, तो मैंने पहले अपना चीनी बंद किया। तो पहले आप अपना पेंशन बंद करें, तब बाकी आप इस तरह के कदम उठाने के। अभिषेक जी, आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से ये प्रयोग हो रहा है, ये प्रयोग ही इसको हम मानेंगे, आने वाले समय में सेना में जो एक जज्बा पैदा होता था सेना के जवानों के भीतर मरने मारने का, उसमें कहीं ना कहीं ह्रास होगा? 30-40 देशों में अग्निवीर टाइप की योजनाएं चल रही है और वो विश्व के सशक्त देश हैं और वहाँ वो सफल भी हुआ है। उसी के आधार पे इसको लेके आया गया है। तो इसके बारे में कहना बहुत अभी जल्दीबाजी होगी। और मुझे लगता है कि 21 वर्ष के बाद भी, 21 या 23 वर्ष आपका जो हो रहा है, उसके बाद जब आप वहाँ से निकल के आते हैं तो आप एक अनुशासित, एक मतलब आपके अंदर एक जज्बा होता है एक देश के लिए, समाज के लिए। क्योंकि अभी जो आपने आंदोलन देखा, आंदोलन से किसी को आपने कहा भी आंदोलन हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, प्रदर्शन हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उस प्रदर्शन के नाम पे जो ट्रेनों को जलाया गया, आम परिवारों को चोट किया गया, टारगेट किया गया, लोग स्टेशन पे बस स्टैंड में फंसे हुए बच्चों के साथ उनकी भी लोगों ने परवाह नहीं की। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो हमारा वो नौजवान अगर सिस्टम में आ जाता है, अगर अनुशासित हो जाता है, देश के प्रति समर्पित हो जाता है, तो सोचिए कि आगे आने वाला हिंदुस्तान, हमारा आगे आने वाला भारत कैसा होगा। आपको क्या लगता है अभिषेक जी कि जिस तरह से सेना में ये एक प्रयोग हुआ है, क्या आने वाले दिनों में क्या और भी जो व्यवस्था है, जैसे पुलिस की व्यवस्था है, क्या आप मानते हैं कि ये सरकार उसमें भी ये लागू कर सकती है? एक चीज़ तो देखिए ना कैलाश जी, उम्र बढ़ जाने के बाद आप अपने आप ही देखते होंगे पुलिसिंग में सबके साथ होता है, वो मोटापा आ गया, चाहे उम्र हो गया, तो आपके पास वो जो तेज़ तरार जो आप होते हैं उतना आप दौड़ नहीं सकते, वो स्टेमिना आपके पास कम होते चली जाती है। तो सेना को नौजवान रखना है, सेना को जवान रखना है। हो सकता है ये सफलता मिलती है तो समाज के अन्य क्षेत्रों में भी इसको लागू किया जा सकता है। लेकिन एक छोटा सा अभी युद्ध चल रहा है, छोटा युद्ध नहीं कहेंगे उसे, यूक्रेन और ये रसिया का, और आपने कहा कि लगभग 30 देशों में ये लागू है और वहाँ ये सफल भी रहा है। लेकिन मेरे नज़र से ये क्यों नहीं इसे असफल हम माने हैं कि रूस जैसा महाशक्ति और यूक्रेन जैसा छोटे से देश पे आज 4 महीने से युद्ध चल रहा है और वो सब कुछ हो रहा है जो एक बड़े युद्ध में होना चाहिए था। तो और अभी तक रूस उस पर कब्जा नहीं कर पाया। और कई उसके अभी जब ये स्कीम लाया गया था, प्रधानमंत्री जी ने इसको लाया था, तो सेना के कई रिटायर जो आर्मी के जो रिटायर्ड अफसर थे, उन्होंने कहा कि ये उसी का परिणाम है कि ये परिपक्व लोग नहीं हैं सेना में। रूस के पास जो अगले पंक्ति में जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो परिपक्व नहीं है, और यही वजह है कि ये युद्ध 4 महीने तक चला है। तो ये परिस्थिति तो हमारे यहाँ भी आएगी। निश्चित तौर पर मैंने कहा आपसे कि वो कितने पक के आते हैं, उनके अंदर कितनी क्षमता आती है 6 महीने की ट्रेनिंग में। इसीलिए अग्निवीर के साथ साथ रेगुलर बहाली की प्रक्रिया को भी कुछ वर्षों तक जारी रखनी चाहिए, और अगर हम वहाँ सफल होते हैं तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो और जब 22 साल के बाद वो लड़का जब रिटायरमेंट की तरफ रिटायर हो जाएगा, तो कल कैलाश विजयवर्गीय उनके जो महासचिव हैं बीजेपी के, उनका बयान आया, फिर एक और जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका बयान आया। कैलाश विजयवर्गीय ने तो एक सम्मानजनक ये किया कि कम से कम वो अपने कार्यालयों में दरबान की नौकरी देंगे, लेकिन मंत्री महोदय ने तो हद कर दी कि वो नाई से लेकर के धोबी और क्या क्या, उन्होंने कहा कि उसकी भी ट्रेनिंग देंगे। और इनको अब सेना के जवान ये नाई का काम करेंगे, धोबी का काम करेंगे। सर ये बचकाना बयान है, और इस तरह का बयान कम से कम बड़े पदों पर बैठे लोग उनको नहीं देना चाहिए। और मुझे लगता है कि सेना तो एकदम बिल्कुल आप सेना के जो जवान हैं
जिनके कंधों पे देश की सुरक्षा की बागडोर है, आपकी सुरक्षा की बागडोर है, आप उनके बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इसको देश और आम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने सही कहा। अभी जो देखिए आपके प्रदेश अध्यक्ष जो है संजय जी का भी एक बयान आया कि सरकार के द्वारा हमारे ऊपर हमला हुआ, उसके बाद भी आप सरकार में बने हुए हैं। तो सरकार आप ही तो चला रहे हैं, आप ही चला रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये सरकार का दोस्त निकाल रहे हैं। तो आपके ये अगर उनके जनता और बिहार की आवाम क्यों उनके जो गठबंधन में जो दल शामिल हैं उसके अध्यक्ष ने कहा कि आप बता दीजिए कि यहाँ तो चलिए ठीक है, आपने हम पर आरोप लगा दिया कि हम करवा रहे हैं, लेकिन जहाँ बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल में आप हैं और स्टेट में भी आपकी सरकार है, वहाँ पे अगर इस तरह की घटना तो कौन करवा रहा है? तो शायद जवाब उनके पास नहीं, कोई जवाब ही नहीं था, कोई जवाब दे भी नहीं पाए वो। अभिषेक जी, ये देश आखिर हमारा जा कहाँ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। चूँकि आप राजनीति भी अच्छी तरीक़ा से जानते हैं, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, हम बहुत घुमा फिरा के नहीं, क्या ये रास्ता वाकई एक विकसित भारत की तरफ जा रहा है या कहीं हम पीछे जा रहे हैं? इस सरकार का जो काम हो रहा है, जब रिफॉर्म होते हैं, जब परिवर्तन होते हैं, आपको अगर कोई बीमारी होगी, उसका ऑपरेशन होगा तो दर्द होगा आपको, लेकिन दर्द के बाद जब आप निकल के आइएगा तब पूरे कंप्लीट तौर पे आइएगा। कुछ कमियां सरकार की भी हो सकती हैं और सरकार की कमियां होती है इसीलिए विपक्ष है, विपक्ष का काम है आवाज़ उठाना। तो आज विपक्ष राष्ट्रपति मार्च कर रहा है, किस लिए? ईडी से उनको राहत दिलाने के लिए। मुझे तो नहीं लगा कि किसी विपक्ष ने राजभवन मार्च किया हो या राष्ट्रपति क्या अग्निवीर की समस्या को लेकर गया हो। अग्निवीर की जो समस्या है, बच्चों की जो समस्या है, मैं उन समस्या के साथ हूँ। मैं समझता हूँ कि बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता और नेता उनकी समस्याओं के साथ होगा। ये सब समाज के ही लड़के हैं, उनके भविष्य को एक चौराहे पर ला के छोड़ देना ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। ठीक है, आप बनाइए, सेना को विकसित बनाइए, सेना को मजबूत बनाइए, पूरे आम आवाम आपके साथ है, लेकिन सबको विश्वास में लेके। अब जदयू कह रही है कि भाजपा का ये निर्णय है, यानी आपने सहयोगी दलों को भी विश्वास में नहीं लिया। तो ये जो परिपाटी चल रही है कि एकला हम जो कहे वही सही है, वो गलत है। आप कोई काम अगर कर रहे हैं तो सबको विश्वास में लीजिए, एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, सहयोगी दलों को विश्वास में लेना चाहिए और आम आवाम को समझाने का काम करना चाहिए कि नहीं, ये जनता के हित में, ये देश के हित में है, ताकि फिर इस तरह की क्षति जो दिखाई दी पूरे बिहार और पूरे देश स्तर पर वो न दिखाई दे। अंतिम सवाल हमारा कि क्या अब वो वक्त आ चुका है कि एक बार फिर से संविधान की समीक्षा हो, और जिस तरह से आपने वो जिस बात का चर्चा भी किया कि अब जो हमारे माननीय हैं उनके पेंशन भी अब बंद होने चाहिए, क्या है इसका अब लग रहा है कि वो वक्त आ गया है कि अब इसकी समीक्षा होनी चाहिए? बिल्कुल नैतिक अधिकार, मुझे तो लगता है कि सारे दलों के जो माननीय है उनको घोषणा कर देनी चाहिए। शुरुआत कर कोई बंदा आगे निकल के पहल करे, मुझे लगता है कि वो रातों रात इस देश का हीरो हो जाएगा। क्योंकि आप अगर दूसरे का बंद कर रहे हैं तो आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं और आप खुद ले रहे हैं। राजनीति पहले देश सेवा के लिए होता था, समाज सेवा के लिए होता था। दुर्भाग्य है कि आज वो अपनी सेवा के लिए और मेवा खाने के लिए सिर्फ हो गया है। और मुझे दुख होता है देख के बिहार की राजनीति को आज की तारीख में। बिहार में भी एक बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन लोग सिर्फ मेवा खाने के लिए एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हुए भी सरकार में बने हुए हैं। आने वाले समय में अगर कोई भी दल ये कहता है कि भाई हम अगर सत्ता में आएंगे तो ये सारा नेताजी जब तक हैं तब तक उनको मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी, उनके बाद उनका काम खत्म, पेंशन अब बंद होगा, देश की आर्थिक हालत उस तरीके से नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि उस पार्टी को भारत की जनता पसंद करे? सही क्या, कहीं ना कहीं पेंशन अगर बंद किया जा रहा है तो देश के आर्थिक हालात ही जिम्मेदार है। गवर्नमेंट के पास जो रिपोर्टें होंगी, जो फीडबैक होंगी, तो कोई भी दल अगर मैनिफेस्टो में इस चीज़ को लेके आता है कि हमारी सरकार अगर बंद, उसको फ़ायदा होगा, जनता उसको हाथों हाथ लेके और मैनिफेस्टो में लेके आना भी चाहिए। चलिए, आपने देखा अभी कि अभिषेक जी से, हालांकि हम जो अग्निवीर को लेकर के जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी उस पर बातचीत करने के लिए उनको आमंत्रित किया था, लेकिन उस अग्निवीर के साथ साथ कई मुद्दों पे बात हुई जो हमारे माननीय हैं, जो देश को चला रहे हैं, उनके पेंशन पे भी बात हुई। और अंत में जिस तरीके से अभिषेक जी ने कहा कि अब वो वक्त आ चुका है और पार्टियां अगर जो देश को चलाने के लिए एक अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं, अगर वो अपने उस घोषणा पत्र में इस तरह की बातें लेकर के आती हैं कि अगर मेरी सरकार आएगी
तो उनका हम जो हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, उनका पेंशन बंद होगा तो उसको फ़ायदा मिलेगा कि नहीं। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। और आज देश की जो परिस्थिति है, आर्थिक जो हालात हैं, उसको देखते हुए ये इस पर विचार होना चाहिए और इसकी समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप एक व्यक्ति को दबा करके, एक संस्था को दबा करके बाकी लोगों कोई खुशहाल नहीं हो सकता है। तो अब शायद वो समय आ गया है कि हमारे राजनेताओं को देश की आर्थिक हालात को देखते हुए उस अनावश्यक पेंशन पर विचार करने की ज़रूरत है। हालांकि ये सोशल मीडिया का युग है और सोशल मीडिया पे आजकल खूब चर्चा हो रही है कि जब 4 साल में सेना के जवान रिटायर हो सकते हैं, 22 साल में वो रिटायर हो सकते हैं, तो हमारे नेता जो 70 साल और 80 साल के उम्र होने के बावजूद वो अपने को युवा कहते हैं और उसके बाद भी रिटायरमेंट का नाम नहीं है। तो अब इस पर भी बात होनी चाहिए। तो आग तो लग चुकी है, अब देखना है कि ये अंजाम तक कब पहुंचती है। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। क्या आपकी किस्मत बुझी बुझी सी है? क्या पूरी लगन से काम करने के बाद भी अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा? क्या घर पर बुरी नजर का साया है? क्या आपके बनते बनते काम में रुकावट आ जाती है? क्या आपकी तरक्की में बाधा है? इन सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ मेरे पास। अभी फोन लगाएं। मियां अली शाह जी, मोबाइल नंबर 8865803935। इनके किए हुए काम से हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के अनेक मुल्कों में हजारों लोग अपने परेशानियों से छुटकारा पाकर खुशियों भरी जिंदगी बिता रहे हैं। जैसे नौकरी व कारोबार में रुकावट, गृह क्लेश, शादी में रुकावट, कोर्ट कचहरी, पति पत्नी में अनबन, सास बहू में अनबन, विदेश यात्रा या फिर वीजा में रुकावट, औलाद कहने में ना होना। जटिल से जटिल समस्याओं के लिए आज ही फोन करें और तुरंत लाभ उठाएं। मियां अली शाह जी, मोबाइल नंबर 8865803935। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सीवान में भी आ गया इंटरनेशनल ब्रांड VLCC सैलून सिवान, मेन एंड विमेन। फर्स्ट फ्लोर, द पॉपुलर कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल मोड़, सिवान। ब्राइडल मेकअप, हेयर ट्रीटमेंट, ब्यूटी स्किन ट्रीटमेंट, सभी ब्रांडों से सबसे अलग, सबसे अच्छा VLCC ब्रांड। कॉन्टैक्ट करें 9608146801, 9199874918। ईमेल sivansalon@vlccwellness.com। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। बहुत कम समय के लिए आ गया आपके शहर सिवान में फन वर्ल्ड फेयर डिज्नीलैंड मेला, गांधी मैदान सिवान, जहां आपके पूरे परिवार के मनोरंजन के लिए एक से बढ़कर एक झूले, साथ ही सभी तरह की दुकानें भी सज धज कर हैं तैयार। तो अब देर किस बात की, आज ही चलें फन वर्ल्ड फेयर डिज्नीलैंड मेला, गांधी मैदान सिवान। फर्निशिंग की दुनिया का बेताज बादशाह जैन फर्निशिंग, घर वही अंदाज नया। आपके घरों को सजाने के लिए जैन फर्निशिंग लाया है डिजाइनर पर्दा, बेडशीट, मैट, कालीन, कारपेट, कंबल, कन्फर्टर, तौलिया, सोफा कवर, कुशन कवर, मैट्रेस, दोहर, फ्लैनो, ब्लैंकेट और तो और आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट एवं और भी बहुत कुछ। तो आज ही चले जैन फर्निशिंग, उमाशंकर सिंह पेट्रोल पंप के सामने, छपरा रोड, सिवान।
मोबाइल नंबर 061543566633।